कुमार गौरव, आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कि सरकार की मुश्किलें कैसी बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले इस वक्त आ रही बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। अकाली दल से रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा की जीत हो गई है। उपचुनाव चल रहे हैं और 65,664 वोटों से जीत हासिल की है। तो खडूर साहिब उपचुनाव में अकाली दल की जीत हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव थे और इस लिहाज से भी, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले एक नब्ज टटोलने के तौर पर भी इसको देखा जा रहा था। हालांकि इस सीट का पूरे पंजाब के विधानसभा इलेक्शन पर कितना असर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस सीट से कम सुकून भरी बात यह है अकाली दल के लिए कि उसके जो प्रत्याशी थे उसने जीत हासिल कर ली है। 65,664 वोटों से जीत हासिल की है। खडूर साहिब उपचुनाव में अकाली दल की जीत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अकाली दल के रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा की जीत हुई है और 65,664 वोटों से ये जीत हासिल की है। अकाली दल इस वक्त सत्ता में है और इस उपचुनाव के काफी महत्वपूर्ण इसको बताया जा रहा था। और क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है और इसकी तैयारियों में सारी पार्टियां जुटी हुई हैं, उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव थे और इसमें जीत हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। खासकर सत्तासीन पार्टी के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब चुनाव से पहले अगर हम देखें तो इस सीट की जीत से बहुत कुछ तय होता नजर आ रहा है। मूड जो है वो भांपने की कोशिश ज़रूर थी इसमें। चलिए तो हम बात कर लेते हैं आज के अपने मुद्दे की। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सरकार हरियाणा में घिरती नजर आ रही है, परेशानी में नजर आ रही है, उसकी पेशानी पर बल पड़ने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। पटरी जाम, सड़क जाम। हरियाणा में ये तस्वीरें इन दिनों आम हैं। आरक्षण की आग में एक बार फिर हरियाणा झुलस रहा है और इस आग के तपन से सरकार बेचैन नजर आ रही है। पर ये तो शायद सरकार की मुसीबतों की शुरुआत भर है, क्योंकि जाटों की तरह ही 26 फरवरी से हरियाणा के किसान भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर बिगुल फूंकते नजर आएंगे, जिसको लेकर प्रदेश सरकार चिंतित जरूर होगी और होना लाजमी भी है। विदेशी निवेश को प्रदेश में लाने के लिए प्रदेश सरकार गुड़गांव में 7, 8 और 9 मार्च को हैपनिंग हरियाणा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसका मुख्य मकसद विदेशी निवेशकों को हरियाणा में निवेश करने के लिए प्रेरित करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदेश में बिगड़ते माहौल के बावजूद सरकार विदेशी निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए राजी कर पाएगी? क्या हरियाणा में बिगड़ते माहौल को देखते हुए भी विदेशी लोग निवेश के लिए राजी होंगे? सरकार की मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है। कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सरकार के सामने तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी हैं। किसान और जाटों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार की मुश्किलें वैसे ही बढ़ा रखी हैं। वहीं इस माहौल के बीच विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए राजी करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। देखिए उमंग जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो हमें जो विरासत में मिला था उनको दूर करने का लगातार माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में प्रयास किया जा रहा है। और हैपनिंग हरियाणा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, उसके साथ अधिकारी श्री देवेंद्र जी, सुधीर राजपाल जी और विशेषकर अभी हमारे नवनियुक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री राजेश खुल्लर जी, उनके साथ लगातार बातचीत के बीच में ये नज़र आया है कि हैपनिंग हरियाणा
करीब करीब हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश लेकर के आने में सफल होंगे। और हैपनिंग हरियाणा जो हम करने जा रहे हैं वो हरियाणा के मूल रूप से जो ढांचा बना हुआ है उसमें आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आएगा। तो अब आगामी बजट सत्र भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार हैपनिंग हरियाणा कार्यक्रम के बाद बजट सत्र बुला सकती है। 11 मार्च या इसके किसी भी दिन बाद बजट सत्र शुरू हो सकता है। 17 से 21 मार्च के बीच सालाना बजट पेश किया जा सकता है। यानी बजट सत्र के लिए विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए काफी हॉट मुद्दे होंगे। साफ है कि आने वाला समय सरकार के लिए चौतरफा मुसीबतें लेकर आ सकता है। देखिए, जहाँ तक 14 महीने बीजेपी सरकार को यहाँ पे हरियाणा में हुए हैं या केंद्र में मान लीजिए जितना भी टाइम हुआ है, चारों तरफ से ये जो सरकार है ये फेल सरकार है। मेरा मानना है कि कोई भी वर्ग जो है इनसे अछूता नहीं रहा जिनको इन्होंने प्रताड़ित ना किया हो। आज जाटों की जब बात करते हैं, आरक्षण को लेकर ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और हर बात में ये सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। पर जहाँ तक जनता है वो आज अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है, जिन्होंने इनको एक तरफा वोट डालकर सत्ता में लेकर आए थे। और अगर हम किसानों की बात करते हैं, आज किसान भी जगह जगह सड़कों पे धरने लेकर बैठे हुए हैं, गेस्ट टीचर्स धरने लेकर बैठे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिनको इन्होंने प्रताड़ित ना किया हो। और जहाँ तक बजट की बात है, बजट सत्र में पिछली बार भी जितनी भी इन्होंने अपने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा आज पूरा नहीं किया है। जो सरकार है वो दोगली सरकार है। इनकी जो राजनीति है वो गाय, गंगा और गीता तक ही सीमित रह गई है। जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है कि क्या विदेशी निवेशकों को सरकार निवेश के लिए राजी कर पाएगी? क्या सूबे में बिगड़ते माहौल के बावजूद विदेशी व्यापारी निवेश को तैयार होंगे? क्या बजट सत्र में सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? बजट सत्र में विपक्ष को कैसे संभालेगी सरकार? क्यों चौतरफा घिर गई है प्रदेश सरकार? ये सवाल बेहद अहम है क्योंकि इन सवालों में हरियाणा का भविष्य छुपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो सरकार हैपनिंग हरियाणा कार्यक्रम के बाद बजट सत्र बुला सकती है, लेकिन उससे पहले और बजट सत्र में भी कितनी मुश्किलें हैं सरकार की, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। खासकर अगर हरियाणा की सड़कों पर आप नजर दौड़ाएं तो ये तस्वीर अपने आप साफ हो जाती है। तो कई सवाल उठ रहे हैं, क्या विदेशी निवेशकों को सरकार निवेश के लिए राजी कर पाएगी, क्योंकि माहौल बहुत बिगड़ा हुआ सा नजर आ रहा है। क्या सूबे में बिगड़ते माहौल के बावजूद विदेशी व्यापारी निवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या बजट सत्र में सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? तो तमाम सवालों के बीच हम चर्चा शुरू करते हैं। प्रदीप नरूला जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, एक बात बताइए कि जिस तरह से सरकार घिरती नजर आ रही है, चाहे वो जाट आरक्षण का मुद्दा हो या आने वाले समय में किसानों ने जो चेतावनी दी है कि वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने को लेकर आंदोलन करेंगे, और उसके अलावा दूसरी तरफ हैपनिंग हरियाणा होने वाला है, तो हरियाणा में निवेश के लिए लोगों को तो यही बताया जा रहा है कि हरियाणा में माहौल बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक है और बाकी प्रॉब्लम्स जो है सरकार बहुत अच्छे से टैकल कर रही है। क्या इंप्रेशन जाएगा? गौरव, सबसे पहली बात है कि आपने जो 3 मुद्दे बताए हैं, इसमें 2 चीजें अलग अलग हैं। एक तो ये ठीक है कि बजट सेशन बहुत हंगामेपूर्ण होने की आशंका है। ठीक है। जाट और किसान आंदोलन सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि हैपनिंग हरियाणा पर इन आंदोलनों का कोई असर हो सकता है। हैपनिंग हरियाणा जो कॉन्सेप्ट है वो पर्टिकुलरली एक तरफ से गुड़गांव के लिए किया जा रहा है। इसमें ग्लोबल सिटी बनाने का प्रावधान है, जिसके लिए लैंड पहले से ही आइडेंटिफाई है कि वहाँ कुछ रियायतें देकर ग्लोबल सिटी को विकसित किया जा सकता है, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट है निवेशकों के लिहाज से। तो मैं नहीं मानता कि, हालांकि आज भी निवेशक चाहे वो फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, गुड़गांव और फरीदाबाद को एक तरह से एनसीआर के बिल्कुल, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक मानते हैं, पार्ट ऑफ द दिल्ली मानते हैं। एनसीआर का पार्ट तो दोनों हैं ही,
लेकिन वो कम से कम इसे दिल्ली का पार्ट मानते हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हैपनिंग हरियाणा पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा कोई असर पड़ने वाला है। वैसे तो प्रदेश में कोई भी घटनात्मक होता है थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है। नहीं, लेकिन अगर हम पास्ट को देखें, इतिहास को उठाकर देखें, तो जाट आंदोलन का हमने वो स्वरूप भी देखा है जिसमें हरियाणा की क्या स्थिति हुई थी और किस तरह से कितना हंगामा हुआ था, वो सब हमने देखा है। तो क्या इन्वेस्टर्स जो आएंगे उनको नहीं पता है कि इसका पास्ट क्या रहा है, और अगर ये चीजें नहीं दुरुस्त कर पाई सरकार वक्त पे तो इसका कितना असर पड़ सकता है? तो जो इन्वेस्ट करने आएगा वो ये भी तो देखेगा एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है। गौरव, जाट आंदोलन नया नहीं है। हाँ। कई सालों से आंदोलन चल रहा है, सड़क पे भी हुए। पिछली बार तो मैहर में बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ था, लोगों ने दुकानें तक जलाई, रेल रोको भी हुआ, सड़क रोको भी हुआ। लेकिन उससे कितना असर पड़ा इस पार्ट पर ये आपके सामने है। उसी एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि हैपनिंग हरियाणा जो होने जा रहा है, इन्वेस्टर मीट जो होने जा रही है, उससे किसान और जाट आंदोलन का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। रही बात ये कि आंदोलन किसान सड़कों पर होंगे, जाट सड़कों पर होंगे, इससे बजट सत्र में बहुत बड़ा हंगामा होगा, हरियाणा की इमेज भी खराब होगी, राजनीतिक भूचाल भी आएगा और बहुत कुछ सरकार को सहन भी करना पड़ेगा। सरकार के आगे बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, सरकार कैसे फेस करती है। लेकिन जहां तक हैपनिंग हरियाणा का प्रश्न है कि उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, मैं नहीं मानता व्यक्तिगत तौर पे कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। रंजिता मेहता कांग्रेस से और कृष्ण धुल जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। कृष्ण जी, आपसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये हैपनिंग हरियाणा से पहले जाट आंदोलन की रफ्तार तेज होना और किसानों की जो धमकी है या उनकी जो चेतावनी है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए आंदोलन की, उसका कितना असर पड़ेगा? कृष्ण जी, ढोल साहब सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ गौरव। हाँ, बताएं, इसका हैपनिंग हरियाणा में या इन्वेस्टर्स के हरियाणा में इन्वेस्ट करने पर कितना असर पड़ेगा इन आंदोलनों का? नहीं, हैपनिंग हरियाणा पर इन आंदोलनों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और हैपनिंग हरियाणा को लेकर के सरकार बहुत ही कटिबद्ध है और मानसिकता के साथ हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। 7 और 8 मार्च को जिस प्रकार हम इस आयोजन को सफलतापूर्वक करके दिखाएंगे और 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की अभी तक हामी भरी जा चुकी है। और जिस प्रकार की विरासत भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मिली थी, जो वित्तीय हालात नाजुक थे, खराब थे, उसको लेकर के हमारी सरकार 1.25 साल में अब अच्छी दिन प्रतिदिन सुधार की स्थिति में आती जा रही है। और जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री कप्तान अभिमन्यु जी, पैसे कहाँ से आ गए जी? पैसे कहाँ से आ गए? टैक्सेस आ रहे हैं ना, हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं, वो दुरुपयोग कर रहे थे। अच्छा। वो एक ही जगह का जहाँ पैसा लगना चाहिए था, उस जगह पर न लगा करके क्षेत्र विशेष की राजनीति की, जिसका कारण आज आप सबके सामने है। और जिस प्रकार इन आंदोलनों को आज हवा कांग्रेस दे रही है नीचे नीचे, ये भी एक ओछी राजनीति पर वो चले हुए हैं। अच्छा, मतलब कांग्रेस इसको हवा दे रही है निश्चित तौर पर। क्योंकि आप देखिए, ठीक है, एक मिनट जवाब लेते हैं। मेरी बात सुनिए एक बार। हाँ। कि आप देखिए कि ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में जो मैहर में हांसी में बैठ करके बातचीत हुई, उसके तुरंत बाद जाटों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। जाटों ने आंदोलन स्थगित कर दिया या उनके एक गुट ने स्थगित कर दिया? दोनों में बहुत फर्क है। ये आपको भी पता है कि हरियाणा में जाट आंदोलन जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, अलग अलग गुट हैं, तो सिर्फ एक गुट ने स्थगित किया था? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। रंजिता मेहता जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रंजिता जी, एक सवाल आपसे, कि सेम सवाल पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं इनका असर हैपनिंग हरियाणा पर पड़ेगा और निवेशकों पर जो है ये बहुत ज्यादा असर डालेगा? देखिए, बिल्कुल गौरव, जब हम जातीय समीकरण की बात करते हैं, प्रदेश में माहौल की बात करते हैं, आज जो बीजेपी सरकार है ये जातीय तनाव पैदा कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर। और इनकी खुद के नेता और इनके खुद के मंत्री ही जो विरोधाभासी बयान देते हैं, उसे जात पात में वो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और इससे ये साबित होता है, हवा आप भी दे रहे हैं। अभी बीजेपी का आरोप सुना आपने? देखिए, आरोपों से कुछ नहीं होता। आज आप प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है, आप ये बताइए
जो ये सरकार है ये दुर्भावना और दुराग्रह से ग्रस्त है। असल में ये है कि किसी चीज का हल निकालना ही नहीं चाहती, क्योंकि ना तो इनकी नीति ठीक है और ना ही इनकी नियत ठीक है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए मैम लाइन पे। प्रदीप जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन आंदोलनों और इस तरह से प्रदर्शन के बीच हैपनिंग हरियाणा के बाद जो बजट सत्र होना है उस पर कितना असर होगा और सरकार के लिए कितनी मुश्किल होगी विपक्ष को फेस करना इस सत्र में। एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी। अब सौरभ आगे संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। घर के घी जैसा अरे चिंता ना करो, नहीं सौरभ गौरव को संभालता है, गौरव सौरभ को संभालता है। स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सरकार की राह आसान नजर नहीं आ रही है। प्रदीप जी, इन सब आंदोलनों के बीच, इन सब हंगामे के बीच सरकार की राह कितनी आसान नजर आ रही है? हैपनिंग हरियाणा की चर्चा हमने कर ली, उसके बाद बजट सत्र भी है, कितनी मुश्किल है सरकार? गौरव, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन रहा था जी कि ये बात ठीक है कि आंदोलन कोई भी पक्ष हो, किसान हो, जाट हो, कोई भी हो, आंदोलन जब किसी प्रदेश में होता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ती है, सरकार भी कोई रही हो। लेकिन सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पा रही, ये कहना गलत है। सरकार के एक गुट को, जाटों के एक गुट को राजी कर लेना कि वो आंदोलन ना करें, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि अगर सारे गुट एक साथ हो जाते तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो और अभी कल की अगर हम बात करें तो धनखड़ साहब के समझाने के बाद जो बुजुर्ग थे वो भी मान गए थे, सिर्फ युवा जो हैं वो जिद पे अड़े हैं कि नहीं, आश्वासन तो हर बार देते हैं, इस बार लिखित दीजिए। ठीक है, लेकिन बातचीत की राह उन्होंने, युवाओं ने भी छोड़ी है कि आप लिखित दीजिए। वो ये भी नहीं मान रहे कि हम किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। ये बात ठीक है, इससे समझ में आता है कि सरकार बातचीत कर रही है और इस तरफ बढ़ रही है कि शायद कोई ना कोई सलूशन निकाला जा सके। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ रखी है, उन्होंने चेतावनी दे रखी है। तो ये बात तय है कि सरकार के लिए विधानसभा में और प्रदेश में सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है, इस तरह के आंदोलन होते रहे। बहुत मुश्किल हो सकता है। हर बजट सत्र की अगर हम बात करें तो उस सत्र में विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस नीलो दोनों के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिल जाएंगे उनको कि जिसके जरिए वो घेर सके सरकार को। बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार ने बैठे बैठे खुद ही दे दिए मुद्दे। गौरव, सबसे पहली बात यह है कि ये सरकार अब नई सरकार नहीं रही, 1.25 साल पुरानी हो गई। ठीक, इसको अब मामले समझ में आने लग गए हैं और राजनीति भी ये करने लग गए हैं। पहले ये राजनीति भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर पिछली सरकारों ने परिपाटी बना रखी है कि विधानसभा के सत्र कैसे चलाने हैं, किस तरह से वॉकआउट करना है, कितने दिन का सत्र चलना है। वही होगा इस बार भी, क्योंकि बीजेपी बहुत हंगामा नहीं करने देगी और उनके पास एक हथियार है, सब विधानसभा अपना है, अध्यक्ष अपना है, तो वो सत्र को टालकर बहुत छोटा कर सकते हैं और छोटा नहीं, मतलब अपना काम वो जो है वो निकलवा लेंगे और बिल्कुल का विरोध जो है वो पिछली सरकारों ने उन्हें ये सिखा दिया है। हाँ। पिछली सरकारों में ये होता है, जब भी हंगामा होया सत्र छोटे रहे, ठीक है, मुलतवी कर दिए गए। हाँ। तो ये चीजें उन्हें पता है, अब ये सरकार राजनीति मतलब सीख गए हैं, बिल्कुल सीख गए। रंजीता मेहता हमारे साथ कांग्रेस है। रंजीता जी, मुझे एक बात बताइए कि सरकार की राह आप विपक्षी पार्टी के तौर पर कितनी मुश्किल करने वाले हैं? देखिए, हमारा मकसद राह मुश्किल करने का नहीं है। हमारा जो मकसद है इनकी गलत नीतियों को ना चलने देने का है। अब आप देखिए कि जो हमारे यहाँ के प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उनका जो बयान है वो जो इनके सेंटर के मिनिस्टर है, वहाँ भी इनकी सरकार है, उससे टोटली ऑपोजिट है। तो कौन सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसे पता लगाना बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए, हाल ही में राधा मोहन जी ने बयान दिया कि जो कपास की फसल से सफेद मक्खी खराब हुई थी, उसके लिए हरियाणा के संबंध में कोई भी मुआवजा हमसे नहीं मांगा गया है। और वही प्रदेश की जो हमारे कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जी हैं, वो लोगों को ये दिलासा दे रहे हैं कि अगले 15 दिनों के अंदर आपको मुआवजे की पेमेंट कर दी जाएगी। जब आपने सेंटर से मुआवजा लिया ही नहीं तो आप पेमेंट कैसे करेंगे? तो या तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं या आपके राधा मोहन सिंह झूठ बोल रहे हैं। आप कुछ कमेंट करना? मेहता जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि विधानसभा के अलावा एक और भी प्लेटफॉर्म है, आप जनता के बीच में जाकर भी प्रदेश सरकार की नीतियों की जो खामियां हैं उनको जनता को भी बता सकते हैं, आंदोलन की राह भी पकड़ सकते हैं। हम तो बिल्कुल बता रहे हैं, हमारा जन आक्रोश आंदोलन पूरे हरियाणा में लगातार चल रहे हैं और हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, चाहे वो भूपिंदर सिंह हुड्डा है, चाहे वो अशोक तंवर है, कौन क्या कर रहा है सब दिख रहा है। मेहता जी, बहुत शुक्रिया आपका, रंजीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। प्रदीप जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। इन सब परिस्थितियों के बीच जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उस तस्वीर के रंग सरकार के लिए कितने डरावने होने वाले आने वाले वक्त में? इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार के आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, पहले भी मैंने कहा है कि अब ये सरकार वो सरकार नहीं रही जिसे बार बार अनुभवहीन सरकार कहा जा सकता था। आ गई। अब 1.25 साल पुरानी हो चुकी है और साल के बाद खुद मनोहर लाल खट्टर ने भी माना है कि अब हम अनुभव नहीं है, हमें 1 साल का अनुभव हो चुका है। सरकार भली भांति चीजों से परिचित है और टैकल करना आता है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी आंदोलन किसी भी प्रदेश और प्रदेश सरकार के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम बातचीत के लिए। तो
किसी भी तरह के आंदोलन से न सिर्फ प्रशासन की बल्कि सरकार की छवि जो है वो धूमिल होती है, इतना तो तय है। अब इसका असर हैपनिंग हरियाणा पर कितना पड़ेगा, इसका असर बजट सत्र पर कितना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बेहतर यही होगा कि सरकार अभी सूझबूझ से काम ले और जो 1 साल सवा साल का एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के बल पर इन चीजों को हैंडल करने की कोशिश करे, वरना आने वाला वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। Da 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 da